डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 10 में हमने प्रोग्रामिंग के बारे में थोड़ी सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे कि सी लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट कैसा होता है। उसमें हमने अल्फ़ाबेट्स देखे थे, स्पेशल कैरेक्टर्स देखे थे, फिर रिजर्व वर्ड्स हमने देखे थे कुछ, और उसके अलावा हमने हेडर फाइल्स के बारे में देखा था कि हेडर फाइल्स में जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं उन फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद होती है। आज हम देखेंगे कि सी प्रोग्राम जब हम राइट करते हैं किसी भी आईडीई को यूज़ करते हुए तो उस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हमें कैसा मिलेगा और हमने किस स्ट्रक्चर्स को फॉलो करके सी में प्रोग्राम्स राइट करने हैं। इसमें देखें कि आपके पास सबसे पहले जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ रहा है। फिलहाल आपके लिए ये बिल्कुल अननोन सा वर्ड है, अजनबी सा लफ्ज़ है कि इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होते हैं, लेकिन इसी लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद आपके पास एक मेन फंक्शन आता है और इस मेन फंक्शन का ये ओपनिंग पार्ट है और ये क्लोजिंग पार्ट है, यानी ये ओपनिंग ब्रैकेट से मेन स्टार्ट हो रहा है और क्लोजिंग ब्रैकेट से मेन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और इसके अंदर लोकल डिक्लेरेशन, कुछ लोकल वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर करने होंगे वो आएंगे, और उसके अलावा जो स्टेटमेंट्स जो हमने प्रोग्राम के जरिए जो भी टास्क जो है वो परफॉर्म करवाना है वो आएगा। मेन क्लोज करने के बाद उस हमारे पास जो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस आएंगे। इन फंक्शन की डेफिनेशन भी इसी तरह होगी कि पहले फंक्शन का नाम आएगा, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, फिर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट। लेकिन इन फंक्शन का पर्पस जो है वो कुछ डिफरेंट हो सकता है। लाइक ये एडिशन के लिए हम सब फंक्शन राइट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए राइट कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ये सब यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाएंगे, जबकि मेन फंक्शन जो है वो सी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बगैर सी का प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अब हम सी का एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें आई लव पाकिस्तान की स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट की गई है। सबसे पहले एक चीज़ आप जहन में रखिएगा कि आपको सी का प्रोग्राम राइट करने के लिए एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंस्टॉल करनी होगी, और वो आईडीई जो है वो अगर आप डेव C++ यूज़ करें, विंडोज़ 10 जिन कंप्यूटर्स पर यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी है। इसके अलावा टर्बो सी जो है वो भी आपके पास अवेलेबल होती है, उसमें भी आप प्रोग्राम राइट कर सकते हैं, लेकिन वो विंडोज़ 10 पे आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा खुद से इंस्टॉल करना। मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको बता दूंगी कि आप टर्बो सी को किस तरह यूज़ करेंगे और डेव C++ का कंपाइलर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी कंपाइलर यूज़ करें, कोई भी आईडीई यूज़ करें, उनमें सी का कंपाइलर होगा जो कि आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा, और उसके अलावा सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे चाहे आप कोई भी आईडीई यूज करें। अब हम इस प्रोग्राम को देखते हैं। इसमें देखिए सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है, इंक्लूड stdio.h। आपने अभी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में क्या देखा है कि सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, तो ये आपके पास वो लाइन है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की। फिर मेन फंक्शन है, यहाँ पर देखिए मेन कैपिटल लिखा है, लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था कि सी जो है वो हाईली केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें तकरीबन हम पूरा प्रोग्राम जो है वो स्मॉल लेटर्स में ही राइट करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम कैपिटल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर हम बाय चॉइस यूज़ कर सकते हैं, और कहीं पर हमें बाय कंपल्शन यूज़ करना पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स में ही हमें वो टास्क जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अब मेन फंक्शन में देखिए ये लिखा हुआ है वाइड मेन वाइड। इसकी डेफिनेशन, इसकी डिटेल आगे आपके टेक्स्ट में ही आ जाएगी, वहाँ पर मैं इसको एलेबरेट कर दूंगी। यहाँ प्रिंट एफ का फंक्शन है और उसके अंदर ये एक स्ट्रिंग गिवन है। ये डबल कोट्स के अंदर आप जब भी कोई सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर राइट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। इसमें अगर आप कोई नंबर भी राइट कर देंगे तो वो एज ए स्ट्रिंग डील होंगे, उन पे आप न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद हमने सेमीकोलन से स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया। मीन्स ये सेमीकोलन से मुराद है कि अब आपके सी प्रोग्राम की एक लाइन, ये एक स्टेटमेंट, लाइन नहीं कहेंगे हम उसे स्टेटमेंट कहेंगे, स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद जो है ये प्रिंट एफ फंक्शन को यूज़ करने के लिए हमें stdio.h फाइल जो है वो ऐड करना ज़रूरी थी, क्योंकि इस प्रिंट एफ फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास इस stdio.h में पड़ी है। जब हम सी का कंपाइलर आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे तो मैं आपको उस अलग से वीडियो में ये भी दिखाऊंगी कि ये stdio.h फाइल के अंदर क्या पड़ा हुआ है। इसको हम ओपन भी करके देख सकते हैं, ऑल्दो वी डोंट हैव टू मेस अप विद इट, हमें इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना, बट हम फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इसको ओपन करके ज़रूर देख सकते हैं। अब आपके टेक्स्ट में जो आपकी टेक्स्ट बुक के जो है कंटेंट में किस तरह से इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है वो भी मैं आपको लाइन बाय लाइन बता देती हूँ कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इज एन इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर। सी के कंपाइलर के लिए ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने क्या टास्क जो है आप जो परफॉर्म करने लगे हैं, आप क्या चाह रहे हैं, आप इस प्रोग्राम में फर्दर कौन कौन से फंक्शन यूज़ करेंगे और
कौन कौन सा कोड आपको रिक्वायर्ड होगा। जैसे आपने इंक्लूड stdio.h किया तो इसका मतलब है कि आप आगे जाके इनपुट आउटपुट फंक्शन इसमें परफॉर्म करने वाले हैं। आप इनपुट अकेला भी कर सकते हैं प्रोग्राम में यूज, आउटपुट अकेला भी कर सकते हैं और दोनों भी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जितने भी फंक्शंस की डेफिनेशन है वो सारे फंक्शन आप उसमें यूज कर सकते हैं। ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं ये हमेशा नंबर साइन से यूज होते हैं, और इसमें जो आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ज़्यादा मोस्ट कॉमनली आप यूज़ करेंगे उनमें से इंक्लूड तो आप हर प्रोग्राम में ही यूज़ करेंगे, और उसके अलावा डिफाइन को भी आप यूज़ करेंगे। डिफाइन जो है इसका भी एक खास पर्पज़ है, ये हम नेक्स्ट आने वाले टेक्स्ट में देख लेते हैं। इंक्लूड में क्या हो रहा है, अभी आपने देखा है कि इट हैज़ द फॉलोइंग सिंटेक्स इंक्लूड और हेडर फाइल। व्हेन द प्री प्रोसेसर is carried out by the C compiler, it will search for the header file that is written within that less than and greater than sign। अब जब ये include का जो है आपके पास ये वाला टेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, तो क्या होगा कि जो आपने हेडर फाइल इन एंगुलर ब्रैकेट्स के दरमियान में डिफाइन की है, जिसका नाम राइट किया है, उसका कोड इस प्रोग्राम के अंदर एम्बेड हो जाएगा। यही तमाम इन्फॉर्मेशन इस टेक्स्ट में भी रिटर्न है कि आप ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है और इसके अंदर printf और scanf दो फंक्शन हैं, उनके बारे में उनकी डेफिनेशन यहाँ मौजूद है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेन फंक्शन की पे। मेन फंक्शन में आप देखें कि इसका सिंटेक्स क्या है, void main void। void main void, पहले वाला void का मतलब क्या है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। फंक्शन जो है रिटर्न क्या करता है, ये इंटीजर रिटर्न कर सकता है, ये कोई कैरेक्टर रिटर्न कर सकता है, ये कोई एरे रिटर्न कर सकता है। इस तरह डिफरेंट चीज़ें ये हमें कुछ फंक्शन परफॉर्म करके, कोई टास्क परफॉर्म करके फंक्शन जो है वो हमें कोई आउटपुट देगा। और इस वॉइड का मतलब है कि ये फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट कुछ भी हमारे से नहीं ले रहा। फॉर एग्जाम्पल देखें कि हमारे पास अगर ये फंक्शन है क्यूब का, तो इसमें देखें ये पहले वाला इंटीजर जो है ये क्या, इससे क्या मुराद है कि ये फंक्शन जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपके पास एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होगी, और अगर आप इसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, जैसे साइड के नाम से इसमें आर्ग्यूमेंट पास किया गया है, तो वो भी वैल्यू जो है वो कोई इंटीजर होगी। अभी मैंने यहाँ पर इसका की डाटा टाइप नहीं लिखी है डेलिब्रेटली, क्योंकि अभी हम इन फंक्शंस की बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। लेकिन ये फंक्शन क्या करेगा कि आप इसे एक क्यूब की एक साइड जो है वो अगर कोई पास कर देंगे वैल्यू, तो ये उसके ऊपर कोई भी जो भी प्रोसेसिंग इस फंक्शन के अंदर जो भी राइट की होगी वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब हम मेन फंक्शन की बॉडी में देखते हैं कि ये करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रही है और करली ब्रैकेट पे एंड हो रही है। ये मैंने आपको पहले बताया कि लेफ्ट ब्रैकेट इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ बॉडी एंड राइट ब्रेस जो है वो इंडिकेट करती है कि मेन फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इन दोनों के दरमियान में आपने printf स्टेटमेंट देखी है। printf जो है वो स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट हमने लिखनी थी, फॉर एग्जांपल हमने ये लिखा था आई लव पाकिस्तान, इसको हमने डबल कोट्स में राइट किया था, तो ये हमारे पास एज इट इज़ टाइप होकर प्रिंट होकर हमारे पास स्क्रीन पर आ जाएगी ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सी में कमेंट्स कैसे राइट किए जाते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, ये हमारे पास हेल्पिंग टेक्स्ट होता है जो हम अपने स्टेटमेंट में साथ साथ राइट करते हैं, अपनी प्रोग्राम के कोड में लिखते हैं, सोर्स कोड के अंदर। और ये प्रोग्रामर के लिए भी हेल्पिंग होता है कि वो बाद में अगर इस प्रोग्राम को खुद से उस मॉडिफाई करना चाहे, डीबग करना चाहे, चेंज करना चाहे, तो उसको पता हो कि कौन सी जगह पर क्या हो रहा है। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े प्रोग्राम्स राइट करते हैं तो वो 100,000 स्टेटमेंट्स पर चले जाते हैं, तो एक ही प्रोग्राम से के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है वो आप स्क्रॉल करते करते आपको जो है इसको याद रखना मुश्किल हो जाता है कि आपने इसमें कितने फंक्शन डिफाइन किए हैं, और अगर सपोज एक ही टास्क के लिए आपको मल्टीपल फंक्शंस डिफाइन करने पड़ते हैं, तो अगर आप साथ कमेंट्स उसमें राइट करते रहेंगे तो लिखते वक्त भी प्रोग्राम जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा, और अगर आपके अलावा किसी और ने उस प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है या अंडरस्टैंड करना है तो उसके लिए भी ये हेल्प करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कमेंट्स जो होते हैं ये कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल नहीं होते। कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को रीड करता है सोर्स कोड को और इसे ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है, तो वो कमेंट्स को कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है, उनको वो बिल्कुल ट्रांसलेट नहीं करता। इसलिए अगर कमेंट्स के बाद आप कुछ भी लिखें, फॉर एग्जाम्पल किसी और लैंग्वेज में भी कुछ लिखें, इंग्लिश, उर्दू, एनीथिंग, कि रोमन में कहीं भी कुछ भी कोई चीज़ लिखें, तो और कोई सिंटेक्स एरर वगैरह उसमें डिटेक्ट नहीं होता, बिकॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटेबल सिंटेक्स।
वो कोई ऐसा पार्ट होता ही नहीं है जिसने कि कंपाइलर ने उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको ट्रांसलेट करना है। तो इसलिए कमेंट्स को एज इट इज कंपाइलर जो है वो इग्नोर कर देता है। कमेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टीपल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं दैट इज डबल फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश को 2 दफा हम राइट करते हैं कंसेक्टिव, उसके बाद हम जो कुछ भी लिखेंगे वो सी के कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल नहीं है। सी का कंपाइलर उसको इग्नोर करेगा और हमारे पास जो है ये इसके बाद जो भी हमारी होगी इंफॉर्मेशन वो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल नहीं हो। एक एग्जांपल यहाँ गिवन है, डबल स्लैश के बाद जैसे प्रोग्रामर नेम गिवन है तो आप ये राइट कर सकते हैं। अमूमन हम सिंगल लाइन कमेंट्स जो हैं वो यूज करते हैं छोटी छोटी हेल्पिंग टिप्स के लिए या छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन के लिए कि ये स्टेटमेंट हमारी क्या टास्क परफॉर्म कर रही है, या फिर अगर आपके प्रोग्राम का बिल्कुल शुरू में आपने बताना चाह रहे हैं कि इस प्रोग्राम का पर्पस क्या है जो आप राइट कर रहे हैं तो वो भी आप सिंगल लाइन कमेंट में दे सकते हैं। लेकिन अगर वो आपके पास कोई भी ऐसी स्टेटमेंट है जो प्रोग्राम के शुरू में अमूमन थोड़ी लेंथी हो सकती है, जैसे पूरी की पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप राइट करना चाह रहे हैं, तो वो सिंगल लाइन में नहीं आएगी। उसके लिए फिर हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स यूज करते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट्स यूज करने का तरीका ये है कि आप फॉरवर्ड स्लैश के बाद एक स्टेरिक सिंबल डाल देते हैं, इसमें आपने स्पेस नहीं देनी है। उसके बाद आप अपने कमेंट जो है वट एवर यू वॉन्ट टू राइट यू कीप इट राइटिंग ऑन द मल्टीपल लाइन्स, और आखिर में आप जो है एक स्टेरिक और स्लैश, यानी देखिए इससे ऑपोजिट है। स्टार्ट अगर स्लैश और स्टेरिक से हो रहा है तो एंड जो है वो इससे रिवर्स में है, पहले स्टार आएगा और बाद में फॉरवर्ड स्लैश आएगी। तो ये आपका एक मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं। हमने शुरू में देखा है कि हमने सम जो है वो फाइंड करने का प्रॉब्लम जो है उसके लिए एल्गोरिदम राइट किया, हमने उसके लिए फ्लो चार्ट बनाया। इसी तरह प्रोडक्ट के लिए भी हमने एक एल्गोरिदम राइट किया, फ्लो चार्ट बनाया लास्ट यूनिट में। अब हम देखते हैं कि इसमें इसका प्रोग्राम कैसे राइट कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली उन प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट के मुताबिक सोल्यूशन नहीं है, बल्कि इसमें सिंपली 2 नंबर जो है वो यूजर से लिए जा रहे हैं और उनका सम और प्रोडक्ट कैलकुलेट करके दिखाया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहली लाइन है इंक्लूड stdio.h जो कि हेडर फाइल है, फिर मेन फंक्शन है और इसमें हमने 3 वेरिएबल लिए हैं। जैसे किसी भी एल्गोरिदम में हम सबसे पहले वेरिएबल्स ले रहे थे, बल्कि इसमें हमने 4 वेरिएबल लिए हैं, ए बी सम एंड प्रोडक्ट। उसके बाद हमने यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है ताकि यूजर को पता चल जाए कि हम उससे इनपुट लेना चाह रहे हैं, और स्कैनफ के स्टेटमेंट के जरिए हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद हमने प्रोसेसिंग करवाई है कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी को ऐड करेंगे तो सम आ जाएगा और ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। और उसके बाद हमने इस सम को और प्रोडक्ट को प्रिंटफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए डिस्प्ले करवा दिया है। तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है। अब आप लोगों ने जब मेरी वीडियो देख लें कि जब आपने कंपाइलर किस तरह इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने ये सी की आईडी खुद से इंस्टॉल करके इन प्रोग्राम्स को टाइप करके रन करके देखना है। और मैं भी अगली वीडियोस में नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको ये लाइव अपनी वीडियोस के दौरान ही ये प्रोग्राम्स राइट करके इनके अंदर चेंजेस करके एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगी ताकि आप खुद से उसको आराम से कॉपी कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। आपने शुरू में देखा है कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम जब हम करने लगते हैं तो सबसे पहले हमें इनपुट की जरूरत होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करने के बाद हमारे पास जो भी चीजें इनपुट आती हैं, और अगर इनपुट नहीं भी गिवन, कोई सीक्वेंस वगैरह गिवन है, कोई ऐसी स्टेटमेंट गिवन है जिसमें कोई जनरल प्रिंसिपल गिवन है, तो भी कैलकुलेशंस के लिए हमें जो वैल्यूज चाहिए, चाहे वो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं या स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, यानी कैरेक्टर्स की फॉर्म में है, किसी का नेम है, फादर नेम है, या वो डेट की फॉर्म में, डेट ऑफ बर्थ की फॉर्म में, या वो किसी एज की फॉर्म में नंबर है, या आईडी की फॉर्म में नंबर है, हमें उन सब चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल्स एज्यूम किए हैं। तकरीबन सारे एल्गोरिदम्स में हमने कुछ न कुछ वेरिएबल्स एज्यूम किए थे। तो वही चीज़ें हमें प्रोग्रामिंग में यूज़ करनी होंगी प्रैक्टिकली जब हम प्रोग्राम राइट करेंगे। तो इसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट जो है वो सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना होगा कि हमारे पास 2 तरह की वैल्यूज़ होती हैं, कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं की जा सकती, यानी जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा उस वक्त तो हम उनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेता है उसके बाद हम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, जबकि वेरिएबल की वैल्यू हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान भी चेंज कर सकते हैं।
कॉन्स्टेंट्स की हम टाइप्स देखेंगे तो हमारे पास 3 तरह के कॉन्स्टेंट हैं। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट है, कैरेक्टर कॉन्स्टेंट और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स में 0 से 9 तक की तमाम वैल्यूज वो किसी भी 2 डिजिट नंबर में, 3 डिजिट में, डेसिमल पॉइंट में, या आपके पास जो है वो नेगेटिव वैल्यूज आ सकती हैं। किसी भी फॉर्म में जो भी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करने की, वो हमारी सब की सब न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स कहलाती हैं। कांस्टेंट क्यों कहलाती हैं? देखिए, कांस्टेंट का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पर कहती हूँ कि a इज इक्वल टू 26, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट थोड़ी देर के बाद मैं कोई और भी वैल्यू दे सकती हूँ, इसको 26 की बजाय कोई और वैल्यू दे देती हूँ। मैं कह देती हूँ a इज इक्वल टू 10। तो देखिए, a की वैल्यू एक दफा मैंने 26 कर दी, एक दफा मैंने a की वैल्यू 10 कर दी, व्हाटएवर। तो लेकिन a की वैल्यू, इट मीन्स कि एक वेरिएबल है आपके पास, लेकिन 26 जो है वो एक कांस्टेंट है। 26 इज ऑलवेज इक्वल टू 26। आप कभी ये नहीं कह सकते कि 10 इज इक्वल टू 26। तो इसलिए ये हमारे पास जो वैल्यूज हमारे पास राइट साइड पे आ रही हैं एक्सप्रेशन में, न्यूमेरिक वैल्यूज, अगर वो कोट्स में, स्ट्रिंग डबल कोट्स में या उसमें नहीं है, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में नहीं गिवन, तो वो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स कहलाएंगी। दूसरी चीज हमारे पास आ जाती है कैरेक्टर कांस्टेंट्स। कैरेक्टर कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, और उनको अगर आप सिंगल कोट्स में अगर एक कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में ऐड करेंगे, और अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं तो डबल कोट्स में। ये तमाम के तमाम जो आपके पास होते हैं, ये कैरेक्टर कांस्टेंट्स होते हैं। कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स में आपके पास जो है वो सिंगल कैरेक्टर जो है वो आएगा, और उसी का जब सीक्वेंस को आप, यानी अगर आप नंबर 9 को सिंगल कोट्स में ऐड कर दें तो वो एक कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा। इसी तरह से जो आपके पास स्पेशल सिंबल्स हैं, जैसे सेमी कॉलन है, पीरियड है, कॉमास वगैरह, इवन वो तमाम रिजर्व वर्ड्स भी, जो तमाम चीज़ें जो हैं वो आप एज ए वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते, वैसे सी के प्रोग्राम में यूज़ नहीं कर सकते, वो कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में ज़रूर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप उनको सिंगल कोट्स में या डबल कोट्स में उन चीज़ों को राइट कर रहे हैं, अगर आप ये सेमी कॉलन जो है सिंगल कोट्स में डाल दें और अपने प्रोग्राम में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये एज ए सेमी कॉलन सिंबल जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पर नहीं लिया जाएगा, बल्कि वहाँ पर ये एक कैरेक्टर कांस्टेंट होगा। इसी तरह जब आप सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को कंबाइन कर देते हैं तो फिर आपके पास वो स्ट्रिंग बन जाती है। जैसे यहाँ पर गिवन है हेलो अहमद, तो ये एक स्ट्रिंग है। इसी तरह से आप इसकी जगह कोई और कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इस्लामाबाद में किसी जगह का आप जो है वो एड्रेस, जैसे डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, H84 है तो आप H#8/4 इस तरह से आप राइट कर सकते हैं। तो डिफरेंट आपके पास जो है, इसी तरीके से आपने F7(1) लिखना है, F7 एंड /1 आप राइट कर देंगे, तो ये सब के सब स्ट्रिंग कांस्टेंट है। इसमें देखिए कि आपके पास आपने अल्फाबेट्स भी यूज किए हैं, स्पेशल सिंबल्स भी यूज किए हैं और नंबर्स भी यूज किए हैं। इसके बाद हम देखते हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स क्या होते हैं? सिंबॉलिक नेम्स होते हैं, यानी जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वेरिएबल की वैल्यू हम किसी भी वक्त चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरिएबल्स विच कैन बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के शुरू में ही हम एक वेरिएबल में कह रहे हैं a इज इक्वल टू 10, तो हम थोड़ी देर के बाद उसको कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 20। हम कुछ भी कहते हैं नेम इज इक्वल टू पाकिस्तान, और उसके बाद हम उसी प्रोग्राम में 2-3 स्टेटमेंट के बाद राइट कर सकते हैं, लाइक नेम इज इक्वल टू सम स्टूडेंट नेम हम राइट कर सकते हैं, नेम इज इक्वल टू सी लैंग्वेज राइट कर सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स में जो हमारे पास टाइप्स हैं, दीज आर न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड कैरेक्टर वेरिएबल्स। अगर किसी वेरिएबल में आप न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करेंगे तो आपके पास जो है वो वेरिएबल नेम जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल कहलाएगा। जैसे सम इज इक्वल टू आप कहते हैं, सम इज इक्वल टू 20 दे कह सकते हैं, सम इज इक्वल टू 10 + 30 कहें, या इस तरह की कोई भी लेंथ आप जो है उसमें आप कोई वैल्यू स्टोर कर लें। सैलरी में जिस तमाम चीज़ें जिसके अंदर वो न्यूमेरिक वैल्यूज स्टोर हों, जिन पे आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो वेरिएबल सब के सब न्यूमेरिक वेरिएबल्स कहलाएंगे। लेकिन जो कैरेक्टर वेरिएबल्स हैं उनके अंदर स्ट्रिंग्स होंगी, उनके अंदर अगर आप नंबर्स भी राइट कर देंगे तो भी आप उसके ऊपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। Characters or string of characters. Some example of character variables are name, gender. When the variable is used in a computer program, the computer associate with its particular memory location.
जैसे ये आपके पास गिवन है, इस तरह मेमोरी में आपके पास फॉर एग्जांपल आपने एक वेरिएबल स्टोर राइट किया इंट a इज इक्वल टू 0, तो मेमोरी में एक उसके लिए और उसका जो भी डाटा साइज होगा, इंट जैसे 2 बाइट्स लेता है, तो मेमोरी में उसके लिए 2 बाइट्स जो है वो रिजर्व हो जाएंगे और उसमें जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो 0 होगी और जो उसका वेरिएबल नेम होगा वो a होगा। यहाँ पर आप थोड़ी सी डिटेल में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि 3 तरह के यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। एक इस मेमोरी लोकेशन का अपना फिजिकल एड्रेस होगा जो कि हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये मेमोरी लोकेशन रैम में फिजिकली कौन सी जगह है। दूसरा इसका ये लॉजिकल एड्रेस है जो कि a है, और तीसरी चीज उस एड्रेस पे कौन सा डाटा पड़ा है वो वैल्यू है जो कि 0 है। इसी तरह आपने कोई और वेरिएबल डिफाइन किया सम इज इक्वल टू 10, तो ये एक मेमोरी लोकेशन इसके लिए मखसूस हो गई, स्पेसिफाई हो गई। इसके अंदर जो डाटा पड़ा है वो 10 है, और जो जब आपने इस 10 को एक्सेस करना होगा तो आप इस 10 को का नाम नहीं लिखेंगे बल्कि सम लिखेंगे, तो उसके अंदर जो वैल्यू 10 की पड़ी है वो आपके लिए एक्सेसिबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप स्टेटमेंट राइट करते हैं सम इज इक्वल टू सम स्टेरिक सम, तो क्या होगा सम से मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई होके इसके आंसर आ जाएगा 100 और वो दोबारा सम में स्टोर हो जाएगा। तो ये सम में आपके पास जो है वो फिर एक और 0 ऐड हो जाएगा। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को हम थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं ताकि हमने जो अलग अलग चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम एक दफ़ा रिवाइज करके अपने पास जो है वो क्लियर कर लें कि हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। देखिए कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स में हमारे पास जैसे हम ये राइट करते हैं, अपने कॉन्स्टेंट्स की टाइप पढ़ी हैं जिसमें आपके पास न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट है, इस तरह से आपके पास स्ट्रिंग और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। अगर आपके पास एक कैरेक्टर है किसी भी वेरिएबल में और वो सिंगल कोट्स में गिवन है तो वो आपके पास कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएगा, और इसी तरह अगर एक से ज्यादा है तो स्ट्रिंग जो आपके पास वो स्ट्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। इसी तरह से आपने वेरिएबल्स में भी देखा कि आपके पास एक न्यूमेरिक वेरिएबल्स भी हैं और न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स भी हैं। इसी तरह आपने वेरिएबल्स में भी देखा कि वेरिएबल्स जो हैं वो आपके पास स्ट्रिंग भी हैं और न्यूमेरिक भी हैं। अब हम इनको थोड़ा सा कंबाइन करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ इंटीजर नेम इज इक्वल टू पाकिस्तान, तो इसमें जो नेम है दैट इज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। ये क्यों स्ट्रिंग वेरिएबल है कि यहाँ पर उसमें जो वैल्यू स्टोर्ड है वो स्ट्रिंग है, वो एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, तो इसलिए उसका जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग वेरिएबल कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पर पूरा पाकिस्तान लिखने की बजाय सिर्फ पी का लेटर लिख दूँ और सिंगल कोट्स डाल दूँ तो ये आपका वेरिएबल जो है वो एक कैरेक्टर वेरिएबल बन जाएगा। इसी तरह से अगर आपके पास ये एक इंटीजर कंट्री कोड इज इक्वल टू 92 लिखा है तो ये आपके पास न्यूमेरिक कांस्टेंट है, 92 इज ऑलवेज इक्वल टू 92। और इसी तरह से ये जिस जगह जिस वैल्यू में स्टोर है, जिस वेरिएबल में स्टोर है, वो वेरिएबल न्यूमेरिक वेरिएबल कहलाएगा क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है वो न्यूमेरिक है। तो ये जो हमारे पास सामने जो इंट जो गिवन है दैट इज डाटा टाइप। इस तरह ये आपके पास ये एज में वेरिएबल नेम है और ये 20 उसकी वैल्यू आएगी। इसी तरह इसमें 92 वैल्यू है, कंट्री कोड वेरिएबल नेम है, इंटीजर उसकी डाटा टाइप है। और ये रैम में जब स्टोर होता है तो देखें कि ये एज का वेरिएबल अगर स्टोर हुआ तो एज इज इक्वल टू 20 रैम के अंदर स्टोर हो गई, उसके लिए मेमोरी रिजर्व कर ली गई। बुक में आपके पास जो है वो सिर्फ कैरेक्टर वेरिएबल का वर्ड यूज हुआ है, लेकिन जब एक से ज्यादा कैरेक्टर्स कंबाइन होते हैं तो हम उनको स्ट्रिंग वेरिएबल्स भी कह सकते हैं। लेकिन आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीजें कंटेंट्स अपने पास याद रखेंगे और उन्हीं को मेमोराइज करेंगे जो वर्ड आपकी बुक में गिवन। तो इसमें आपके पास जो है वेरिएबल्स की जो 2 टाइप्स गिवन है वो न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं और कैरेक्टर वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि आज के लेक्चर में ये तमाम कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे जो हमने कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स के बारे में देखे हैं। पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को देखा है, फिर हमने उसके अंदर मेन फंक्शन, बॉडी ऑफ फंक्शन और ये तमाम इंफॉर्मेशन देखी है, और कमेंट्स के बारे में हमने स्टडी किया और कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स को देखा। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा बुक में एक टॉपिक आपके पास जो है गिवन है जो पीडीएफ में मेरे पास मौजूद नहीं है, दैट इज ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल्स। तो ये क्या होते हैं? जब आप कोई वेरिएबल किसी फंक्शन के अंदर, मेन फंक्शन के अंदर या किसी और फंक्शन के अंदर राइट करते हैं तो वो आपके लोकल वेरिएबल्स होते हैं उस फंक्शन के। फॉर एग्जाम्पल मेन में जो आपने ये वेरिएबल डिफाइन किए हैं ए, बी, सम एंड प्रोडक्ट, ये इस मेन फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं। इसी तरह अगर इस प्रोग्राम में कोई और आप फंक्शन यूज करते हैं
और उसमें आप इन वेरिएबल्स को एक्सेस करने की कोशिश करें तो वो ये वेरिएबल्स आपके पास दूसरे फंक्शन में एक्सेसिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर मेन से बाहर यहाँ पर आप कोई वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं तो वो आपके पास उसका ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। जो ग्लोबल वेरिएबल यहाँ डिफाइन होंगे वो आपके पास मेन फंक्शन में भी एक्सेसिबल होंगे और उसके अलावा आप कोई 1, 2, 4 जितने भी फंक्शन इस प्रोग्राम के अंदर मजीद डिफाइन करते हैं उन सब के अंदर वो वेरिएबल जो है वो एक्सेसिबल होंगे। उन सब के अंदर आप उनको यूज कर सकते हैं। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स के साथ जो है हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट जो डिस्कस होता है वो होता है स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। तो जो आपके पास स्कोप क्या होता है कि वेरिएबल कहाँ पर एक्सेसिबल है। जो ग्लोबल वेरिएबल है उनका स्कोप भी ग्लोबल होता है। बेसिकली ये ग्लोबल और लोकल जो है ये उनके स्कोप को हम कहते हैं। ग्लोबल स्कोप से क्या मुराद है कि वो हर फंक्शन में इस प्रोग्राम में राइट किए जाने वाले तमाम फंक्शंस में इक्वली अवेलेबल है। हर फंक्शन उसे अपने कोड के अंदर ग्लोबल वेरिएबल को यूज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। और अगर एक फंक्शन उसकी वैल्यू को मॉडिफाई करता है तो जब दूसरा फंक्शन अगर उसके बाद उसको एक्सेस करेगा तो उसको वो उसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन या वैल्यू जो है वो मिलेगी। और दूसरी चीज़ है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम जो होता है वो अगर किसी वेरिएबल का वो होता है उस फंक्शन की अगर ग्लोबल वेरिएबल है तो उसका लाइफ टाइम भी ग्लोबल है। वो इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान थ्रू आउट मौजूद रहेगा मेमोरी में। लेकिन जो लोकल वेरिएबल्स हैं उनकी लाइफ जो है उस प्रोग्राम के उस पर्टिकुलर फंक्शन के दौरान ही रहेगी। अगर मेन का फंक्शन है जब ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो इसके अंदर होने वाले तमाम वेरिएबल्स क्रिएट किए गए हैं जो उनकी वो ख़त्म हो जाएंगे। वो इस मेन फंक्शन की एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास अवेलेबल नहीं रहेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर सपोज मैं ऐड का एक और फंक्शन ऐड कर देती हूँ, राइट कर देती हूँ और उसके अंदर मैंने कुछ वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन किए हैं तो वो जब ऐड फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होगा तो उसके वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे मेमोरी में। और जैसे ही वो उस फंक्शन का कोड जो है वो राइट होके कंट्रोल किसी और चीज़ पे चला जाएगा, कोई और फंक्शन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा तो ऐड के अंदर जितने लोकल वेरिएबल्स थे वो सब के सब ख़त्म हो जाएंगे, वो एक्सेसिबल नहीं रहेंगे, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे मेमोरी में। तो ये होता है इन वेरिएबल्स का लाइफ टाइम एंड स्कोप। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी तरह वीडियो के अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो वो आपके लिए भी उस कॉन्सेप्ट को समझना और क्वेश्चन पूछना और मेरे लिए उसको आंसर करना बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा क्योंकि वो उसी कॉन्टेक्स्ट में चल रहा होगा, उसी लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन चल रही होगी। तो आप इन वीडियोस को जो है वो अगर आपको एक दफ़ा बात समझ में नहीं आती तो आप इनको दोबारा से देखें और इंशाल्लाह आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे और आप जल्दी अपने खुद से प्रोग्राम जो है वो सी में राइट करने के काबिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक मैं इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच।